गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कंप्यूटर के क्रम में मैंने अपने पहले लेक्चर में आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारियां दी थी और सेकंड लेक्चर में भी मैं उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। जानते हैं कि कंप्यूटर आजकल सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी पीसीएस आईएएस से लेकर सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि पीजीटी और टीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, उनमें भी पूछा जाता है और यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर तक के जीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अतः कंप्यूटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय हो सका। आजकल टेट और सुपर टेंट में भी इससे 5 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोई प्रॉब्लम हो तो आज मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं उसके बारे में और अधिक भी जानकारी आपको देता रहूँगा। इसके पार्ट सेकंड में पहले हम इसके पहले बात कर चुके हैं नॉर्मल माउस की। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। पहले हम नॉर्मल कीबोर्ड की बात कर चुके हैं। जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, इसमें टोटल जो की होती हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड से अधिक होती हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में मैंने बताया था 104 की होती हैं, इसमें 4 की बढ़ जाती हैं, अतः इसमें की संख्या कितनी हो जाती है? 108 हो जाती है। आपने देखा होगा ट्रिपल सी जैसे एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बैंकिंग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप छोटी सी चीज़ें हैं जो हर जगह किताबों में भी आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए इसको मैं डिस्कशन के रूप में रखा हूँ। और जो ये 4 स्पेशल की होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? प्ले होती है, पॉज होती है, फॉरवर्ड होती है और रिवर्स होती है। ये चारों की कीबोर्ड को मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस क्या होती है? जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक के बारे में आप जानते हैं, कल मैं कुछ बता भी चुका हूं कि कंप्यूटर से अगर गेम खेलना है या मोबाइल में गेम खेलना है ऑनलाइन माध्यम से, तो हम किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक होती किस तरह की है? इस तरह की एक डिवाइस होती है जो हैंडल की तरह लगी होती है और इससे आगे पीछे करके आप कहीं जहाँ ऑनलाइन गेमिंग का कैफे वगैरह हो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं और इस तरह से गेम खेल सकते हैं। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आजकल का जो समय है गेमिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम माउस पे, अगली इनपुट डिवाइस क्या है? माउस। माउस पे बात करते हैं। माउस को आप लोग सभी जानते हैं कि बिना माउस के कंप्यूटर पे काम करना थोड़ा कठिन होता है और ये एक प्रकार की क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है। और इनपुट डिवाइस होती है तो इससे क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और तो अब इनपुट देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट डिवाइस है तो इसके कुछ टाइप भी होंगे। किस किस तरह के अब कैटेगरी वाइज माउस बनने लगे हैं। कुछ माउस वायरलेस माउस आने लगे हैं। कैसे माउस आने लगे हैं? वायरलेस माउस आने लगे हैं, मतलब किसी भी कंप्यूटर से या लैपटॉप से बिना जोड़े हुए उस माउस से क्या कर सकते हैं? आप वर्क कर सकते हैं। इसी तरह कुछ माउस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रैक बाल लगी होती है। ट्रैक बाल से ऊपर नीचे से स्क्रॉल करने के लिए काम आती है। इसके बाद ऑप्टिकल माउस देखे होंगे, है ना? क्या देखे होंगे? ऑप्टिकल माउस देखे होंगे। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है कि जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो लाइट की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। किसकी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? लाइट की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ठीक है, तो जो लाइट की टेक्नोलॉजी पे जो माउस काम करते हैं उन्हें ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। और जो ऑप्टिकल माउस होते हैं वो लाइट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे कौन होते हैं? मतलब कोई रे पड़ती है, उसी रे के अनुसार वो रिफ्लेक्ट करते हैं और अपना काम करते हैं। इसी तरह एक माउस होता है मैकेनिकल माउस। सबसे पहले यही माउस चला था और इसी माउस का उपयोग किया जाता है जिसमें एक लेफ्ट एक राइट बटन होती है, नीचे स्क्रॉल बार लगा होता है। पहले हम इसी तरह के माउस का यूज किया करते थे, लेकिन आजकल नई एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे माउस मार्केट में देखने को मिलते हैं तरह तरह के। और माउस के जो कार्य हैं उससे आप परिचित हैं। ये एक प्रकार के आप देखे होंगे, जब भी कंप्यूटर खोलते हैं एक एरो तरह की बनी होती है डिवाइस, ये माउस से क्या होती है? चलती है, जिसे क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करती है और ये लेटर को सिलेक्ट करने आदि के काम में भी आती है। और यही इसी से हम क्या करते हैं? फोल्डर को ओपन या क्लोज करते हैं। तो ये, और आपने देखा होगा कि कहीं पे कुछ फंक्शन जो हाइड होते हैं
उन फंक्शन में यहाँ पे जो एरो बना होता है यहाँ पे माउस इसको ले जा करके क्लिक करते हैं। अगर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, सारे ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं और जो ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से अपना काम माउस के थ्रू हम करते हैं। अब इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस है, उसका नाम क्या है, स्कैनर। स्कैनर में जानते हैं कि आजकल बहुत जगह फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के काम होते हैं। तो ये क्या होता है, जो हार्ड कॉपी आपके पास होती है उस हार्ड कॉपी को किस में चेंज कर देते हैं, सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में परिवर्तित कर देते हैं। अतः ये स्कैनर बहुत काम की चीज है। बिना स्कैनर के आजकल डिजिटल वर्ल्ड में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए स्कैनर के बिना ना तो आप कोई फॉर्म भर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ स्कैन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी जो OMR शीट होती है उसको भी पहले क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है, स्कैन करके स्टोर किया जाता है, इसके बाद उसे चेक किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्कैनर की हेल्प से की जाती हैं। इसी क्रम में एक और इनपुट डिवाइस है जिसका नाम आपने सुना होगा, MICR। क्या नाम सुना है, MICR कोड। क्या नाम सुना है, MICR कोड। जो MICR कोड होता है ये चेक जो होती हैं, आपने देखा होगा, चेक के पढ़ने में काम आता है। किसके काम में आता है, चेक के पढ़ने में काम आता है। और आजकल जानते हैं कि CBS बैंकिंग का ज़माना है, चेक एक बैंक की है। पहले क्या होता था कि एक बैंक की चेक ले ली हमने और एक बैंक की चेक ले करके हम क्या करते थे, उसको दूसरे बैंक ले जाते थे, दूसरे बैंक में जब जमा करते थे फिर वो बैंक वाला उस चेक को पोस्ट करता था उस बैंक से फिर लेटर आता था कन्फर्मेशन, तब हमें पैसा मिलता था। अब क्या है, इस कोड के माध्यम से किसी भी चेक को तुरंत रीड कर लेते हैं। उस जिसने चेक प्रदाता है, जिसने चेक दी है, उसकी सारी डिटेल बैंक के पास आ जाती है और CBS बैंकिंग आप जानते हैं तो कहीं पे भी तुरंत पैसा निकल आता है। अब उस तरह की समस्याएं नहीं होती। तो सोचिए कितना हेल्पफुल चीज़ है ये, ठीक है। इसके माध्यम से चेक प्राप्तकर्ता की सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है बैंक को और बैंक तुरंत आपको पैसा दे देता है। और इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये रिकग्निशन कहते हैं, ठीक है, करेक्टर रीडर या रिकग्निशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो जो कभी कभी जो फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, उसी क्रम में अब अगला हम देखते हैं क्या, OMR, ठीक है। एक क्या होता है, OMR का आपने नाम सुना होगा, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक। आप जानते हैं कि एग्जाम देते हैं, एग्जाम में OMR सीट मिलती है। OMR सीट को आप ब्लैक करते हैं। जिन बिंदुओं को ब्लैक करना रहता है उन बिंदुओं को क्या करता है, ये चेक करता है, जो आंसर सही है जो गलत है उनको काउंट करता है और काउंट करके हमें जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। जल्दी से जल्दी क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है। नहीं तो जब बहुत टाइम लगा करते थे पहले 6-6 महीना रिजल्ट आने में, आज अगर चाह ले जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको 10 से 15 दिन में लाखों के रिजल्ट दे सकती है। इसके बाद एक और है OCR। ये OCR क्या होता है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ये A to Z या कार से ज्ञा तक के जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करता है और रीड करके उनको किस में, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है और फिर इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जिस तरह से आप परिवर्तित करना चाहें उसको कर सकते हैं। एक होता है BCR। BCR को बार कोड रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड रीडर कहते हैं। जो बार कोड रीडर होता है, इस तरह आप देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बार कोड बना होता है। आजकल तो मार्कशीट और क्या कहते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ें आने लगी हैं उनमें सब में क्या बना रहता है, बार कोड। बार कोड को रीड कर से किसी भी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल, किसी भी प्रोडक्ट की क्या होती है, पूरी डिटेल हमें मिल जाती है। यहाँ तक कि उसका रेट क्या है, किस कंपनी ने बनाया है, कब बना है, कब एक्सपायर होने वाला है, कब क्या होने वाला है, इसकी सारी जानकारी इसको मिल जाती है। तो ये कंप्यूटर में पड़ा होता है और इसके थ्रू क्या करते हैं, जैसे आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ देखा होगा कि एक मशीन लगी रहती है और उस मशीन से इस बार कोड को क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं और उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। जब पूरी डिटेल आ जाती है और इसी आधार पे हम कस्टमर का क्या करते हैं, बिल बना देते हैं और इससे काम जल्दी हो जाता है, भीड़ नहीं लगनी होती।
एक होता है QR कोड, आजकल वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आप जानते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना हो गया है, गूगल पे है, आपका पेटीएम है और इतने सारे फ़ोन पे हैं। ये सब किस बेस पे काम करते हैं? QR कोड पे बेस करते हैं। ये डिवाइस नहीं होती है, ये क्या होता है? एक प्रकार का स्पेशल कोड होता है। और ये कोड किस टेक्निक पे आधारित होता है? बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक पे आधारित होता है। इसे क्या कहते हैं? क्विक रिस्पांस कोड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड, मतलब तुरंत किसी चीज का रिस्पांस हमें दे दे। जैसे ही कोड रीड करते हैं उस बैंक होल्डर की या उस कस्टमर की डिटेल आ जाती है और उसमें जितना पैसा डालना चाहें डाल के कर देते हैं। या किसी प्रोडक्ट का आप क्या चाहते हैं जानकारी करना, तो उसको कोड को रीड करिए और तुरंत उसकी सारी डिटेल आपके सामने होती है। तो ये कोड रीड करके व्यक्ति या प्रोडक्ट की डिटेल पा सकते हैं इससे। ठीक है, अब क्या है? ये तो हुए हमारी इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? इनपुट डिवाइसेज। कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं, उन आउटपुट डिवाइसेज के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। अदरवाइज इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको अब जो कंप्यूटर है इनके साइज के बारे में थोड़ा सा, इनके प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, मतलब इनके साइज के अनुसार, इनके आकार के अनुसार इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसकी जानकारी आपको थोड़ी दे दें। तो साइज के अनुसार अगर बात करते हैं कंप्यूटर में, तो साइज के अनुसार बात करने में एक आता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा क्या आता है? सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में अगर आप बात करें तो जैसे आपका मोबाइल है या सिंगल CPU के जो कंप्यूटर हैं वो हमारे कैसे कंप्यूटर हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जैसे आप मोबाइल की, तो मोबाइल के बारे में जानते ही हैं, और आपका टैब उसके बारे में भी जानते हैं। इसी तरह मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें तो मिनी कंप्यूटर में आपका जो लैपटॉप है या आपका डेस्कटॉप जो जनरली ऑफिस और घरों में यूज होता है, यह हमारा क्या है? मोर देन 1 CPU वाले भी डेस्कटॉप होते हैं। ठीक है, और 1 CPU वाले भी होते हैं। इसी तरह लैपटॉप भी अलग अलग तरह के होते हैं। और साइज के अनुसार तीसरे प्रकार का जो कंप्यूटर होता है उसे मेन फ्रेम कहते हैं। ये बड़े यूज के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको यूज करती हैं। मतलब कई जगह इनके ऑफिस बने हैं, उन ऑफिसों से इनको सीधे कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है मेन रूप से, ये मेन फ्रेम जो प्रोग्रामिंग होती है बेसिक लैंग्वेज में होती है। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। इसी तरह आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर का आजकल ज़माना है। आपने क्रिस मूवी में सुपर कंप्यूटर के बारे में देखा ही होगा। भविष्य बताने वाला कंप्यूटर या अन्य प्रकार की जानकारी, मौसम की जानकारी देने वाला, मेडिकल साइंस में यूज करने वाला, रिसर्च में यूज करने वाला, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देने वाला, सैटेलाइट के बारे में जानकारी देने वाला, बहुत सारी जानकारियां सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हमको मिलती हैं। तो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कमरे के साइज का कंप्यूटर होता है, बहुत सारे CPU लगे होते हैं। उनके जैसे उदाहरण है क्रे 1, क्रे 2, परम। ठीक है, ये इनके सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। ठीक है, अब इन सुपर कंप्यूटर के बारे में भी आप जान चुके। सुपर कंप्यूटर का यूज कैसे? वेदर कास्टिंग में यूज होता है। किस में यूज होता है? वेदर कास्टिंग में यूज होता है। मेडिकल और रिसर्च में यूज होता है। अंतरिक्ष के रिसर्च में यूज होता है। बहुत जगह पे सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक, अब दूसरे टाइप में आते हैं, कंप्यूटर के दूसरे प्रकार में आते हैं। तो जब दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो वर्किंग की बात करते हैं। पहले हमने किसकी बात की थी? साइज की बात की थी। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? वर्किंग की बात करने जा रहे हैं। वर्किंग के आधार पे पहला एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर होता है और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस पे बेस्ड होता है? आप जानते थे पहले इस तरह से जो वेव्स होती थी, इस तरह से वेव के माध्यम से सिग्नल या चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। जहाँ पे इनका यूज किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है कि रेडियो स्टेशन से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, उसमें वॉइस इंपोज करके भेजा जाता है। वो इसी तरह के डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इसमें काउंटिंग का काम नहीं हो सकता है। दूसरे डिजिटल कंप्यूटर, आजकल आप जान रहे हैं डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटल ही है। डिजिटल कंप्यूटर का यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस बात पे काम करता है? 0 और 1 के बेस पे काम करता है। इसमें अगर सिग्नल मिले तो ये 1, नहीं मिले तो ये 0, फिर इस तरह से 1, 0,
1 इस तरह से डेटा को ट्रू या फॉल्स के क्रम में हमें जानकारी देता है और उसी को कैलकुलेट करता है हमारा सीपीयू और कैलकुलेट करने के बाद हमें जानकारी दे देता है। और डिजिटल कंप्यूटर का यूज डिस्क्रीट डेटा के लिए करते हैं। किसके लिए? डिस्क्रीट डेटा के लिए या सिंबल रूपी डेटा के लिए यूज करते हैं। पहले हम केवल नंबर रूपी डेटा को ही कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते थे या प्रोसेस कर सकते थे। अब किसी भी तरह का डेटा हो, कोई इमेज हो उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं, कोई सिंबल हो उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं। क्यूआर कोड देखिए इसी का तो एक तरीका है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जिस कंप्यूटर में ये दोनों कंप्यूटर मिले होते हैं, एनालॉग और प्लस डिजिटल, दोनों कंप्यूटरों को जहाँ योग होता है उन कंप्यूटर को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। आजकल जानते हैं मेडिकल में जो मरीज होते हैं उनके हार्ट के फंक्शन, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर या उसके और सारी चीज़ों की जानकारी अगर हमें प्राप्त करना होता है तो हम किस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और बहुत जगह रिसर्च के काम में, मेडिकल के काम में इनका प्रयोग होता है। तो ये भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क हो गया है। अब इसके बाद जानते हैं कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और वो है मेमोरी। मतलब क्या? धारण क्षमता। मेमोरी मतलब क्या? धारण क्षमता। ठीक है, किसी कंप्यूटर की धारण क्षमता के बारे में जानकारी क्या कहते हैं? मेमोरी आप जानते हैं जैसे हमारे माइंड की मेमोरी किसी चीज़ को कैसे स्टोर करती है, कितना शार्प है, कितनी अच्छी है, उसी तरह कंप्यूटर भी मेमोरी होती है। और कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है मेन रूप से 2 तरह की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारे सीपीयू के ज़्यादा नियरेस्ट होती है, तो इसमें एक्सेसिंग शॉर्ट टाइम में यानी फास्ट होती है। और ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको अलग से जोड़ा जाता है, इसलिए इसमें एक्सेसिंग क्या होती है? फास्ट नहीं होती, यानी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, इसमें जैसे मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क, इस तरह की जो भी सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं जहाँ पे हम डेटा को अपने क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, वो सारी क्या होती हैं? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। इसी तरह हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात कर लें तो प्राइमरी मेमोरी मेन रूप से 2 तरह की होती है। एक रैम होती है और दूसरी क्या होती है? रोम होती है। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और रोम को हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में जो प्राइमरी मेमोरी है ये कॉस्टली होती है, इसीलिए कंप्यूटर में इसका कम प्रयोग होता है, मतलब कम साइज में यूज की जाती है और इसको ज़्यादा साइज में यूज करते हैं। जो रोम होता है उसको भी कई पार्ट में यूज करते हैं। पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, मतलब जो रोम होता था एक बार अगर हमने कोई प्रोग्राम लगा दिया तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते थे, बाद में उसे प्रोग्रामेबल रोम बनाया गया, मतलब उसको रिप्रोग्राम कर सकते थे। बाद में उसमें भी काफ़ी कास्ट आती थी, उसको बचाने के लिए हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकली इरेज करके रिप्रोग्राम करके यूज करने लगे। फिर इसके बाद भी इलेक्ट्रिकली इरेज करें और फिर इलेक्ट्रिकली रिप्रोग्राम करें, तब इसको यूज करें। इस तरह से ये क्या है? अब हमारी इस मेमोरी की भी कास्ट भले ज़्यादा है लेकिन ये रीयूजबिलिटी में आ गई, लेकिन पहले ये रीयूज में नहीं आती थी। तो जो हमारी रैम होती है, आप जानते हैं कि ये किस तरह की मेमोरी होती है रैम? आप इसके बारे में पता है कि एक बार अगर लाइट चली गई तो फिर सारा डेटा चला गया। अगर आपने उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर नहीं किया है तो सारा डेटा क्या हो गया? चला गया। तो सोचिए कि ये किस तरह की मेमोरी होती है कि लाइट अगर गई, स्विच ऑफ हुआ तो सारा डेटा उड़ गया। और एक रोम होती है, जो डेटा इसमें स्टोर है ये कभी नहीं उड़ेगा। एक ये होती है, इसमें भी जो डेटा स्टोर है ये कभी नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं? वोलाटाइल। इसको क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। और इसको क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसको वोलाटाइल मेमोरी और इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, एक और मेमोरी होती है कैश। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। सीपीयू को जब स्पीड बढ़ाना होता है और ये जैसे क्या कहते हैं 512 MB, क्या 512 MB, इस तरह से 256 MB, इस तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप में लगी होती हैं। लेकिन ये क्या करती हैं? सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देती हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है। अब फास्ट वर्क करने के लिए जितनी अधिक कैश मेमोरी होगी उतना अधिक क्या होगा? हमारी स्पीड बढ़ेगी। आप जानते हैं जब बहुत सारा काम करते रहते हैं तो कैश में बहुत सारा डेटा
स्टोर हो जाता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। अगर कैश को हम क्लियर कर देते हैं तो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर तेजी से काम करने लगता है और ये शॉर्ट टाइम में डेटा को एग्जीक्यूट कर सकती है। कितने टाइम में? शॉर्ट टाइम में डेटा को एग्जीक्यूट कर सकती है। अब अगर इसकी कुछ क्वालिटी की बात कर ले मेमोरी की, तो मेमोरी की अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो पहले तो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो सबसे बड़े साइज की होती है। देखिए साइज के आधार पे अगर देखें तो ठीक, स्टोरेज क्षमता के आधार पे देखें तो सबसे नीचे वाले की स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, इसकी सबसे कम। तो सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी के बाद रैम, रैम के बाद रोम, रोम के बाद कैश, यानी कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैश होती है। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या बढ़ेगा? स्टोरेज बढ़ेगा। तो रैम और रोम में अंतर जो होगा या और सारी जो डिटेल होगी आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से धीरे धीरे समझाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको पहले से जानकारी थी, इसलिए थोड़ा सा हमने इसमें स्पीड में काम किया और अभी भी आप इसको 2-4 बार प्ले करके देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आजकल तो जो हार्ड डिस्क आती हैं उनका साइज तो इतना बड़ा हो गया है, 1 TB, मतलब सोचिए कितनी मेमोरी, पहले 500 GB की, 1000 GB की, अब तो 1 TB की हार्ड डिस्क आने लगी हैं। मतलब कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता सोचिए कितनी बढ़ गई है। ठीक है, अब इस प्रकार से हम मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर के साइज के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में और इनपुट डिवाइसों के बारे में अध्ययन किए हैं। अब इस पे आप क्वेश्चन करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं उनके जवाब आपको दूंगा। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। ये टेट, सुपर टेट, लेखपाल, SSC सभी एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला है। और अगले में हम कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हम आपको कन्वर्जन पढ़ाएंगे, बाइनरी टू अलग में, कन्वर्जन के अलावा यूनिट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।